नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो गाइस, अभी तक हमने क्लास 10th मैथ के मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 को कर चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट 3 को करने वाले हैं। अब तक आप लोग जान चुके होंगे कि मॉक टेस्ट करने के कितने फायदे हैं। इससे आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है और बहुत सारा रिवाइज भी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट 3 देखने वाले हैं। इसमें भी आपको बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है? ऐसे प्रश्न आपने कभी नहीं देखे होंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाहिद रेजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सा यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं 1 नंबर प्रश्न की तरफ और देखते हैं 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 1 नंबर प्रश्न हमारा ईपी से है। क्या बोला गया है? यदि किसी ईपी का प्रथम पद 4 है तथा ई20 माइनस ई13 का मान 7 है, तो वह ईपी बता दीजिए। सबसे पहले हम आप हमको ये बताइए कि किसी भी ईपी को निकालने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक तो आपका प्रथम पद ए होना चाहिए और दूसरा आपका सर्वंत्र डी होना चाहिए। तो ए तो हमको ऑलरेडी दिया है, तो इसको हम बाहर निकाल कर लिख लेते हैं। ए बराबर हमको कितना दे रखा है? 4, ठीक है? अब हमें केवल डी की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमको एक इक्वेशन दे रखा है, इससे हम निकाल लेंगे, ठीक है? तो ए20 माइनस ए13 का मान दिया है कितना? 7। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ेंगे। ए20 को लिख सकते हैं हम ए प्लस 19 डी, बोलेंगे एकदम सही है। माइनस ए13 को लिख सकते हैं हम ए प्लस 12 डी, ये भी सही है। इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ए प्लस 19 डी। ये हम माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा और ये माइनस 12 डी हो जाएगा। बराबर 7 हो गया। अब यहाँ से ये प्लस से माइनस से खत्म हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19 को डी में से जब 12 को डी घटाइएगा तो हमारा 7 डी बचा। तो इधर भी 7 हो गया। अब फाइनल में यहाँ से यदि डी निकालने चले तो ये 7 से 7 खत्म, तो इधर बच गया 1। ओके, तो ये 1 है, ठीक है? तो हमारा डी 1 आ गया है और ये हमारा 4 आ गया है। तो देख सकते हैं हम, तो हमें क्या करना है, एपी ज्ञात करना है। तो एपी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रथम पद बोले तो ए 1 क्या होता है? तो ए ही होता है। इसका मान दिया है 4, तो हमारा एपी 4 से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ से हम ऑप्शन काट सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है ए, ये 4 नहीं है तो ये भी कट जाएगा, यहाँ भी 4 नहीं तो कट जाएगा। 2 जगह अभी 4 दिख रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट पद से निकाल लेंगे। अब निकालते हैं हम दूसरा पद। तो दूसरा पद हमारा क्या होता है? ए प्लस डी होता है इतना। तो ए का मान है 4 और डी का मान हम 1 रखेंगे, 4 1 हमारा 5 हो गया। तो 4 और 5 दिखना चाहिए। तो 4 5 इसमें दिख रहा है, इस पे नहीं दिख रहा है, यानी यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आप सभी ने इसको समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं, एकदम लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एसीडी का मान 120 डिग्री तथा कोण बीएसी का मान 80 डिग्री है, तो कोण एबीसी का मान बताइए। क्योंकि देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते हो कि 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है, इसलिए ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हम लोग बना रहे हैं। ये आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एक भी मॉक टेस्ट नहीं छोड़िएगा, जितने भी इस मॉक टेस्ट लिए गए हैं, सभी मॉक टेस्ट को आप अच्छे से लगाते जाइएगा, बनाते जाइएगा। भाई इसको हम अच्छे से समझाते हैं, एकदम सही से समझाएँगे कि समझिए आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बोला है कि एक त्रिभुज एबीसी लेना है, तो हम इसको हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज एबीसी ले लेंगे, ओके? सपोज़ दैट ये हमारा त्रिभुज एबीसी हो गया, ओके? अब क्या कह रहा है, इस त्रिभुज एबीसी का पहले नामकरण कर देता है कि आपको समझ में आए। ये हुआ ए और ये हुआ बी और ये हमारा सी हो गया। एबीसी तो बनकर तैयार है। क्या बोल रहा है कि इसकी भुजा बीसी को, ये भुजा बीसी हुआ, इसको डी तक बढ़ाया गया है। यानी कहने का मतलब ये चाह रहा है कि इसको हम लोग के ये जो भुजा है ना, इसको डी तक बढ़ा दिया। यानी इसको यहाँ तक इस प्रकार कुछ बढ़ा दिया है, ओके? और इसका नाम डी दे दिया है। तो कह रहा है जैसे हम बढ़ाएँगे तो एसीडी बनेगा। एसीडी कहाँ बन रहा है? तो एसीडी हमारा ये वाला एंगल बन रहा है। इसका मान दिया है 120, बोलेंगे एकदम सही है। अब क्या कर रहा था बीएसी, तो बीएसी क्या? बीएसी, बीएसी ये वाला एंगल, इसका मान दिया है 80 डिग्री। अब पूछ रहा है क्या? तो ईबीसी, एबीसी ये वाला एंगल हमको पूछ रहा है बताने के लिए। तो याद कीजिए ट्रायंगल के रूल को। ट्रायंगल का रूल क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के 2 अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग के बाह्य कोण के माप के बराबर होता है। तो जो 2 अंतःकोण है, तो इन दोनों का योग इस बाह्य वाले के बराबर होगा कि नहीं? एकदम होगा, ठीक है? तो हम वही करेंगे, क्या लिखेंगे? तो इसको हम क्या करते हैं, सपोज़ दैट एक्स मान लेते हैं और एक्स मान निकाल लेंगे। तो एक हमारा अंतःकोण ये हुआ 80 डिग्री, ठीक है? और दूसरा हमारा अंतःकोण हुआ कितना? इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? तो बाह्य कोण यानी कि 120 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री और माइनस में 80 डिग्री, यानी घट के कितना आ जाएगा? 40 डिग्री, ठीक है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। आइए आप सभी ने इसको बहुत ही अच्छे से समझा होगा। यदि पसंद आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो क्षेत्रमिति से आया है, क्या बोल दिया गया है?
कि किसी बेलन का आयतन, देखिए कोई भी प्रश्न हो तो घबराइए नहीं, अच्छे से पढ़िए। किसी बेलन का आयतन 180 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि आधार का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न है। क्या पूछा गया है? देखिए जो दे रहा है ना, इसको हम बाहर निकालते हैं। कह रहा है किसी बेलन का आयतन दिया है, तो बेलन का आयतन थोड़ी ना लिखेंगे, हम डायरेक्ट बेलन का सूत्र लिखेंगे। तो आप बताइए हमको कि बेलन के आयतन निकालने का सूत्र कितना होता है? तो बेलन का आयतन निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और एच होता है, और इसी का मान दिया है कितना, 180 सेंटीमीटर क्यूब। अभी सेंटीमीटर क्यूब को इग्नोर कीजिए आप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको अच्छे से समझाने के लिए एक बेलन बना लेते हैं। एक बेलन बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ से हमने एक बेलन बनाया इस प्रकार से, ये हमारा बेलन बनकर तैयार है। क्या बोला गया है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। यदि आधार का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस बेलन का आधार कौन हुआ, ये नीचे वाला दिख रहा है आपको, आधार दिख रहा है, इसी का क्षेत्रफल 45 दिया गया है। यदि आप इसे गौर से देखिएगा तो ये जो आधार है ना, कैसा दिख रहा है आपको, तो वृत्ताकार दिख रहा है। आधार कैसा है, तो वृत्ताकार है। तो यानी कहने का चाह रहा है कि ये वृत्त का ही क्षेत्रफल दे दिया है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर, इसका मान दे रखा है आपको कितना, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम सही। अब क्या करेंगे, इस मान को हम इस पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, इसकी जगह पर आप 45 रख दीजिए। और गुणे हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा बराबर 180। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, एच का मान निकालेंगे, तो इसको आप इसे काट दीजिएगा, तो ये कितने मरतबे, 4 मरतबे कटेगा। क्योंकि ऊंचाई हमारा निकालना है, तो ऊंचाई सेंटीमीटर में आएगा, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए सभी ने इसको अच्छे से समझा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से क्या कहता है कि यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर इतना हो, तो sin थीटा का मान निम्न में से होगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा का मान दे रखा है, तो हम पहले लिख लेंगे। ओके, cos स्क्वायर थीटा बराबर हमको दे रहा है कितना, 16/25, हमने लिख लिया। अब पूछ रहा है कि sin थीटा का मान बताइए। देखिए डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया है। हम लोग जानते हैं कि sin थीटा का एक फार्मूला होता है, आपने याद किया होगा। sin थीटा का एक फार्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। बोलेगा जी गुरुजी एकदम सही बोल रहे हैं। इतना होता है तो आप डायरेक्ट मान रख दीजिए। ये हुआ 1, और cos स्क्वायर थीटा डायरेक्ट मान दिया है कितना, 16/25 दिया है कि नहीं, 16/25 रखिए। अब यहाँ से आप यदि वर्गमूल निकालेंगे तो ये हुआ 25 से कम 25 और -16 और बटे नीचे हो गया 25। ओके, तो 25 में से 16 गया तो हो गया 9 और बटे नीचे 25। 9 का वर्गमूल 3 आया, 25 का वर्गमूल 5 आया। ठीक है, तो 3/5 हो जाएगा साइन थीटा का मान, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए आप सभी ने इसको समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 100 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 5 से भाज्य है? ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न यदि बोर्ड एग्जाम आएँगे तो आज के बाद आप चिंता छोड़ दीजिए। कैसे बनता है मैं बताता हूँ। क्या कह रहा है, 100 से और 500 के बीच, तो पहले आप तो 100 लिख लीजिए और एक तरफ 500 लिख लीजिए। इन दोनों के बीच की बात से नहीं है, तो हमें 100 नहीं लेना है, 500 नहीं लेना है, ठीक है? कितना से भाग करना है? 5 से भाज्य होना चाहिए। इसके बीच की वे सभी संख्या बताना है जो 5 से भाज्य लग जाए। तो बताइए आप 100 के तुरंत बाद, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न है ना तो आप दोनों तरफ लिख लीजिए, और इसके तुरंत बाद ऐसी संख्या देखिए जो 5 से भाग लगे। 100 के तुरंत बाद कैसी संख्या है? तो 105, एकदम सही बोले। अब एक बात क्या कीजिए, आप देखिए कि अंक कितना है? 500 है। तो इससे ठीक पहले देखिए इसे कौन संख्या है जो 5 से भाज्य है, ठीक है? तो 500 के पहले ठीक कौन संख्या है? 495, 495 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है, पदों की संख्या निकालने का फ़ॉर्मूला होता है, पदों की संख्या, ठीक है? पदों की संख्या निकालने का फ़ॉर्मूला क्या कहता है कि आखिरी संख्या, ठीक है? आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या, ठीक है? आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या, अपाटा में क्या होता है, तो जो इसका डिफरेंस यानी कि सार्वधातुक दिया हो, सार्वधातुक, ठीक है? जो रिजल्ट आता है उसमें आप एक ऐड कर दीजिए। ओके, तो आखिरी संख्या कितना है, यही ना, 495। अच्छा, माइनस पहली संख्या कितनी है, तो 105। और सर्वांतर क्या, आप पूछेगा गुरु जी बताइए सर्वांतर क्या होता है, तो सर्वांतर वह होगा जो आपको दिया हुआ, कितना से कह रहा है, 5 से भाग, कहता है 2 से भाग तो 2 हो जाता है, 4 से कहता है 4 हो जाता है, यहाँ पे 5 बोला गया है तो 5 हो जाएगा, और इसमें हम एक ऐड करेंगे। ओके, अब इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 4 में से गया 390 और बटे 5 प्लस 1। यहाँ से इसको भाग कर लेते हैं तो 5 सत्ते 35, 4 बचा तो 5 बटे 40, और ये हमारा प्लस 1 हो गया। 78 में एक जोड़िए तो कितना आ गया, 79 आ गया। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आइए आप सभी ने इसको समझा होगा, और इस ट्रिक पर आप कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये प्रश्न हमारा किसमें है, तो ये भी एपी से दिया गया है। सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएँ हैं जो 2 से भाज्य है। तो हमें सबसे पहले पहली संख्या चाहिए और आखिरी संख्या चाहिए।
तो आप बताइए कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से चालू होगी? 1 से तो चालू नहीं होगी, क्योंकि 2 अंक लाना है तो हमें कहाँ चालू करना है? 10 से चालू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि 10 में 2 से भाग लग जाएगा? एकदम लग जाएगा। तो सबसे पहली संख्या हमारा 2 हो गया, ठीक है? अब आखिरी संख्या खोजते हैं। तो 2 अंकों की आखिरी संख्या क्या होगा? 100 होगा? नहीं होगा। 100 से पहले 99 होगा। 99 होगा कि नहीं? पर 99 नहीं लेंगे, क्योंकि 99 2 से भाग नहीं लगेगा। तो 98 देखते हैं, हाँ, 98 में लग जाएगा। यानी आखिरी संख्या हमें कितना मिल गया? 98, ठीक है? आखिरी संख्या कितना मिल गया हमारा? हमारा 98 मिल गया है। अब डायरेक्ट पदों की संख्या निकालेंगे। पदों की संख्या, ये पूछ रहा है कितनी संख्या है, तो पदों की संख्या हम निकालेंगे। क्या कहता है ये फ़ॉर्मूला? आखिरी आखिरी अंक यानी 98 माइनस पहली पहली यानी कि 10, और बट्टा में सारबंतर हमने बता रखा है जिससे कह रहा है भाग, तो 2 से बोल रहा है तो 2 प्लस 1 कर दो। ओके? 98 में से 10 गया तो ये हो गया हमारा 88, अब बटे 2 प्लस 1। ओके? इसमें आप भाग कीजिए तो हो जाएगा 44 अब प्लस 1, बराबर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। आई होप सभी ने इसको समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 45 और 65 का समानांतर माध्य कितना होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछ दिया गया कि 45 और 65 का समानांतर माध्य बताइए। इस तरह के प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है? तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे, इसके कैसे निकालते हैं? जो 2 संख्याएँ दी रहेंगी, उन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ओके? और इसमें आप कितना से? तो 2 से भाग कर दीजिए। 2 संख्या है तो 2 से भाग कर देते हैं। तो 45 को इसको जोड़िए, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 6 4 10 1 11 हो गया। 110/2 की जगह पे कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा, ठीक है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। आई होप सभी ने इसको समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी हमारा त्रिकोणमिति से है। यदि sin थीटा बराबर 1/2 हो, तो tan के पावर 3 थीटा का मान कितना होगा? ठीक है? देखिए ध्यान से पढ़ना है। tan के पावर क्यूब और 3 थीटा निकालना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए निकालते हैं। हमको sin थीटा बराबर कितना दिया है? 1/2 दिया है, ओके? तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, sin थीटा कर लीजिए। अब ये बताइए हमको कि 1/2 sin कितना का मान होता है? तो sin 30 डिग्री का मान होता है। तो लिख लीजिए जरा इसके जगह पर। इसकी जगह पर हमने देखिए, इसकी जगह पर हमने इतना पुट कर दिया कि नहीं? अब देखिए sin की तुलना यदि sin से करेंगे तो थीटा यहाँ पे कितना निकल के आ गया? 30 डिग्री, सिंपल सा है। तो 30 डिग्री निकल के आ गया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है tan के पावर 3 और 3 थीटा, ठीक है? तो tan के पावर 3 को इस तरह रहने दीजिए और 3 ये होगा, थीटा का मान यहाँ पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। tan मान 30 पुट किया, तो ये हमारा हो गया tan 3 और 30 दिया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है? तो अब बताइए हमको tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है, और 0 को पावर 3 कीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 आएगा, ठीक है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए सभी ने समझा होगा और अच्छे से इसका लाभ उठाया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए, तो आइए निकालते हैं, ठीक है? तो हमें त्रिज्या दे रखा है r बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है? हमें वृत्त का चतुर्थांश सिंपल सा तो है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है याद कीजिए तो? या वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 और होता है पाई r स्क्वायर, इतना तो होता है। तब क्या करेंगे? मान को पुट करेंगे, 1/4 हो गया, पाई के मान 22/7 हो गया, और r हमको मिल ही रहा है कितना है? 7। r स्क्वायर यानी 2 बार 7 होगा कि नहीं? क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एक 7 से एक 7 काट दीजिए। अब आइए, इसे 7 से ऊपर गुना करें तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1, ये 15 हो जाएगा, ठीक है? इसमें आप 4 से भाग करा दीजिए। तो आइए भाग कराते हैं, ठीक है? 4 से भाग कर दिए, 4 तिये 12, ठीक है? इससे बचा हमारा कितना? 3, तो ये हमारा 34 बना, 4 बट्ठे 32, इससे बचा 2, तो पॉइंट बैठेगा तो 0 तो 20 हो गया और 4 बचे 20, ठीक है? यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट हो जाएगा। आइए सभी ने इसको समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह दिया गया है? बहुत ही अच्छे से आगे प्रश्न मिलने वाले हैं कि वह रेखा जो किसी वृत्त को 2 अलग-अलग बिंदुओं पर काटती है, कहलाती है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसको आप अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? एक वृत्त ले लेते हैं। सबसे पहले तो वृत्त की चर्चा है, तो एक वृत्त ले लेते हैं, ओके? वृत्त ले लेते हैं यहाँ पर वृत्त। हाँ, देखते हैं वृत्त होता है कि नहीं? वृत्त नहीं आ रहा, ठीक है? तो आइए इसको हम समझाने के लिए एक छोटा-सा वृत्त ले लेते हैं। पोस्ट डेट ये वृत्त है, ठीक है? थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा है, समझाने के लिए काफ़ी है। ये वृत्त तो क्या बोल रहा है, एक रेखा है जो इस वृत्त को अलग-अलग बिंदु पर काट रही है, यानी कहने का मतलब इस तरह से काट रही है एक रेखा। एक रेखा देखिए यहाँ पर अलग-अलग बिंदु पे ये रेखा काट रही है, तो पूछ रहा है कि इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रेखा को क्या बोला जाता है? आपको याद होना चाहिए। जीवा तो नहीं बोलेंगे, व्यास तो नहीं बोलेंगे। इस रेखा को छेदक रेखा बोला जाता है, इसको आप याद रख सकते हैं। क्या बोला जाता है? छेदक रेखा बोला, त्रिज्या भी नहीं बोलेंगे। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप याद कर लीजिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न है। देखते हैं हाइट क्या बोला गया है कि कोई व्यक्ति 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। यदि धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही बड़ा सा प्रश्न है और बहुत ही आसान है। ठीक है, कह रहा है कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो गया है। मानते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, यहाँ से ये क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो जब पतंग उड़ा रहे हैं तो जो धागा होता है, आप लोग देखते होंगे धागा सीधा नहीं होता, कैसा होता है, तो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से कोई पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है। ओके, कह रहा है कि यहाँ जो धागा जो है ना, ये क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा यही ना होता है, इसके साथ ये कितना डिग्री का कोण बना रही है, इसको थोड़ा कर लेते हैं। इसके साथ ये कितना डिग्री कोण बना रही है, यहाँ पे बोल दिया गया है कितना, 60 डिग्री का कोण बना रही है। एकदम सिंपल है। और ये जो धागा है ना, धागा इसकी लंबाई हमको बता रहा है कितना, 150 मीटर। देखिए ध्यान से पढ़िए, कोई व्यक्ति 150 मीटर लंबे धागा, ये धागा की लंबाई क्या है, तो बोल रहा है कि ये जो यहाँ से कितना ऊंचा पर पतंग उड़ रहा है, यानी कहने का मतलब ये जो ऊंचाई है ना, इसी का मान हमको बता देना है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान प्रश्न है। आप हमको बताइए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हम लोग देख सकते हैं ये वाला हमारा कर्ण बन रहा है, हमको निकालना है क्या है, लंब। तो लंब और कर्ण में कौन रिलेशन देता है, तो साइन देता है। इसमें साइन का ही फॉर्मूला लगा लेंगे। देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं, एकदम लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन थीटा, तो साइन को साइन और थीटा को विस्थापित करेंगे हम 60 डिग्री से, क्योंकि थीटा का मान 60 दिया है। अब लंब बोल रहा है तो लंब हमारा यही ना, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क रहने दीजिए, हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। अब बटा में कर्ण का मान दिया है कितना, 150। ओके, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए तो हमको। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बटे 150। ठीक है, इसी का मान निकालना है। अब हम क्या करते हैं, इस 2 से इसको काट सकते हैं। ओके, 75 मतलब कट जाएगा। अब इस देखिए क्वेश्चन मार्क को इसे तिरछा गुना कराएंगे तो क्वेश्चन मार्क केवल 1 से गुना होकर आ गया क्वेश्चन मार्क, और इस 75 को इसे तिरछा गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 75√3। यानी पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तो 75√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, तो 75√3 कहाँ पे है, तो 75√3 हमको कहीं पे दिखाई तो दे नहीं रहा है, ऑप्शन में तो कहीं नहीं है। तो शायद यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पे √3 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, √3 होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन बी चला जाएगा, इसको आप देखकर बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यानी निर्देशांक ज्यामिति पे, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष ए इतना, बी इतना, सी इतना का दिया हो तो केंद्र का नियामक बता दे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको हम लिखने तो नहीं जाएंगे, ए की इतना मान है, बी की इतना, सी डायरेक्ट हम केंद्रक निकालेंगे। निकालेंगे केंद्र का निर्देशांक। देखिए ध्यान से, केंद्रक का निर्देशांक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम नहीं देंगे। निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला बताइए हमको क्या होता है। केंद्र के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और एक होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो जोड़िए x1 ये 2 हुआ, ओके, प्लस x2 कितना है, तो -2, ओके, प्लस x3 कितना है, तो 3। ठीक है, अब बटा हो जाएगा 3। ठीक है, और एक वाला जो नहीं हट रहा है हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो y1 कितना है, 3, प्लस y2 कितना है, 6, प्लस y3 कितना है, तो 3। इतना बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये वाला आ गया हमारा। अब देखिए इसको भी यहाँ पर लिखते हैं, ये 2 प्लस 2 माइनस 2 खत्म हो गया, केवल बचा इधर 3, अब बटे 3 कोमा, इसमें देखिए 3 6 9 9 9 3 कितना हुआ, 12/3 कितना आ गया। तो इसको गिराएंगे, 3 में 3 से भाग रहा तो 1 है, 3 12 से भाग रहा तो 4। दैट इज 1 4 कहाँ पे है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट हो जाएगा। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। किसी द्विघात समीकरण से प्रश्न है कि किसी द्विघात समीकरण 4x² प्लस x माइनस k इक्वल टू 0 में अल्फा माइनस बीटा का मान इतना दे रखा है। ओके, वो तो k का मान बताइए। तो अल्फा माइनस बीटा का मान दिया है तो k का मान निकालना है, तो आइए निकालते हैं। यहाँ पे इक्वेशन दिया गया हमको 4x² प्लस x माइनस के इक्वल टू 0। ओके, हमको दे क्या रखा है, तो अल्फा माइनस बीटा दे रहा है, कितना दे रहा है, तो 9/4 दे रहा है। ओके, तो हमें के का मान निकालना है, तो के का मान कैसे निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा तो हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इससे क्या अल्फा प्लस बीटा तो निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ये निकाल लीजिए पहले। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होता है, सी बटे ए, सॉरी माइनस बी बटे ए होता है, तो माइनस हो गया।
अब बी का मान कितना है? बी का मान हमको दे रखा है 1 और ए का मान कितना है? दे रखा है 4। कितना हो गया? तो अब कहिएगा इससे हम क्या करें? तो अब क्या करते हैं, इन दोनों ये दोनों है ना, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो जब जैसे ही जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा बेटा। तो ये अल्फा मिलके हो जाएगा 2 अल्फा। तो इधर भी जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/4 होगा। अब भाई ये 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 9/4। ये प्लस माइनस माइनस में 1/4 हो जाएगा, ठीक है? तो 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? ये 4 लघुत्तम और ये हो जाएगा 9 माइनस 1। तो 2 अल्फा बराबर कितना हो गया? 8। सॉरी, ठीक है? 2 अल्फा बराबर हो गया हमारा 8/4, ठीक है? तो 2 अल्फा बराबर ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी की 8 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हम लोग अल्फा बराबर निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो अल्फा बराबर बराबर आएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? एकदम समझ में आया होगा। अच्छा, ये क्या करते हैं इसके बाद, इस अल्फा के मान को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इक्वेशन 1, अल्फा की जगह हम 1 रख लेते हैं और माइनस बीटा बराबर इधर 9/4 है, ओके? इस बीटा को इधर भेजेंगे, इसको इधर लाते हैं तो 1 माइनस ये हो जाएगा 9/4 बराबर बीटा, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एक कम 4 और 4 में से 9 को घटा तो कितना आ जाएगा? -5 और बटे 4 बराबर बीटा। तो देख सकते हैं हम लोग अल्फा निकाल चुके हैं, बीटा निकाल सकते हैं क्योंकि हमको निकालना था फाइनली के का मान। देखिए कितना बड़ा प्रश्न दिया गया है, ठीक है? और आसान है, इसको समझ सकते हैं आप। हमको के का मान निकालना था, के का मान कैसे निकलेगा? तो के हमारा सी की जगह पर है, तो सी कैसे आता है? तो अल्फा इंटू बीटा से आता है, तो हम वही लगा लेंगे, ठीक है? यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पर लिखेंगे हम अल्फा इंटू सॉरी, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे ए। अल्फा का मान रख लीजिए, अल्फा का मान यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? अल्फा का मान कितना है? 1 इंटू बीटा का मान अभी कितना आया है? -5/4। अच्छा, इधर सी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना दिया गया है? -3 और ए का मान कितना दिया गया है? 4, ओके? 1 में जब इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -5/4 है, इधर हो जाएगा -k/4। इस 4 से 4 को काट दीजिए, माइनस से माइनस को काट दीजिए तो k बराबर इधर 5 हो गया, इधर k हो गया, ठीक है? तो k बराबर हमारा डायरेक्ट कितना मिल गया है? 5, ठीक है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। देख सकते थे कितना अच्छा प्रश्न था, इसका स्टैंडर्ड कितना अच्छा था, तो इसको आप अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या क्या फिर द्विघात समीकरण से यदि द्विघात बहुपद बहुपद से है 6 स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी बराबर 0 का एक शून्य 1/2 है तो पी का मान बताइए। इस तरह का प्रश्न आता है, देखिए द्विघात बहुपद दिया हो और उसका एक शून्य दिया हो तो पूछ देखिए पी का मान बताइए, के का मान बताइए, तो इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है? सबसे पहले का हमको दिया है पी एक्स, ठीक है? दिया है कितना? ए एक्स स्क्वायर, ठीक है? सॉरी इतना नहीं दिया है, इसको मिटाते हैं। हमको बहुपद क्या दे रखा है? बहुपद दिया है कि 6x² और प्लस में 5x और माइनस सी बराबर 0, इतना दिया है कि नहीं? एकदम दिया है। ये जो हमारा कह रहा है कि 1/2 है ना, इस बहुपद का क्या है? एक शून्यक है। तो शून्यक से क्या तात्पर्य? ये जो मान है इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा कि नहीं? तो डायरेक्ट इस मान को हम x की जगह पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 और गुणे x स्क्वायर की जगह पर हम 1/2 रखेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, एकदम समझ में आया? प्लस 5 गुणे x का मान रखेंगे तो 1/2 इधर माइनस p बराबर 0, ओके? ये हमारा, इसको कटा लीजिए, 2 3 6 ये 2 दूनी के 4, तो ऊपर हो गया 3 एकम 3, नीचे हो गया 2 अब प्लस इधर देखिए 5 एकम 5, 2 एकम 2 माइनस 3 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये सबसे पहले पी को उधर भेज देते हैं तो ये हो गया 3/2 और प्लस 5/2 बराबर इधर पी हो गया। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 2 हो गया, ये होगा 3 प्लस 5 बराबर 3 प्लस 5 होता है 8/2 बराबर पी। तो इसको काट लीजिए तो ये हो गया 4 बराबर पी, ठीक है? यानी पी का मान कितना आया? 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आइए, आप सभी ने समझा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि √12/√3 कैसी संख्या है? देखिए इस तरह के प्रश्न को देखकर आपको जितने ज्यादा उतावले होंगे उतने गलती करेंगे। इसमें कितने बच्चे क्या देखेंगे दोनों तरफ रूट है, इसका मतलब अपर में मार देंगे, गलती हो जाएगा। फिर इसको आपको तोड़ना है, √12 लिखा है ना और √3 लिखा है, ये बताइए दोनों रूट में है तो जब हम इसको कटाएंगे तो √4 मरतबे कटेगा, कटेगा कि नहीं? क्योंकि √4 में जब 3 से गुणा किए तो फिर √12 आ जाएगा, यानी इसको काटेंगे तो √4 से कटेगा और √4 का मान 2 होता है, तो देखिए तो 2 हो गया कि नहीं? अब 2 बताइए तो क्या होता है? 2 हमारा परिमेय होता है, ठीक है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ज़्यादा ज़्यादा उतावला नहीं होना है, ज़्यादा गलती नहीं करना है, एक-एक नंबर आपका महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो cos 2 थीटा का मान बताइए। cos थीटा का नहीं, cos 2 थीटा का मान बताना है। तो आइए इसको निकालते हैं। ये हुआ 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया।
ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। ये हमारा 1 और 2 गुना में तो इधर आके भागा हो गया। तो हम केवल अब साइन थीटा का मान निकालने चले, तो ये क्या हो जाएगा इधर रूट चलेगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 और रूट 2 2 का वर्गमूल रूट 2 हो जाएगा, ओके? अब हम देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना आया है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर हम बता सकते हैं कि 1/√2 साइन कितना का मान होता है? साइन 45 का मान होता है। साइन 45 तो साइन की तुलना साइन से तो थीटा की तुलना 45 डिग्री से हो जाएगा। थीटा निकल गया तो हमें निकालना क्या है फाइनली? कॉस 2 थीटा का मान। तो कॉस 2 थीटा बोले तो कॉस और 2 और थीटा की जगह हम रख देंगे 45 यानी ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री के बराबर होता है और साइन 0 डिग्री का मान हमारा 0 होता है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। आइए आप सभी ने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। इनमें से कौन एक जुड़वा अभाज्य संख्या है? एक बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न है। पूछा कि इनमें से कौन एक जुड़वा अभाज्य संख्या है? तो कितने बच्चों को ये मालूम नहीं होगा कि जुड़वा अभाज्य संख्याएँ क्या होती है? आइए इसको बताते हैं। देखिए, वैसी 2 अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या में होता क्या है कि जो 2 संख्याएँ देंगे वो दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सबसे पहले नियम है कि दोनों क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। उसके साथ-साथ उन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए। दोनों अभाज्य होना चाहिए, ठीक है? दोनों हमारा क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। दोनों हमारा क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। और पहला शर्त ये है कि दोनों हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए और दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है? डिफरेंस आएगा वो कितना आना चाहिए? तो 2 आना चाहिए, ओके? तो हम देखते हैं, ये दोनों हमारा प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम सभी में प्राइम दिया है, दोनों का डिफरेंस हाँ, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है 2, यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी डिफरेंस 2 नहीं है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस 2 मिल गया, इसी को मार देंगे। तो जुड़वा अभाज्य संख्या है, वैसी 2 अभाज्य संख्या है वैसी 2 संख्या है जो दोनों अभाज्य हो और उन दोनों के बीच का अंतर 2 हो। क्या कहलाएगी? जुड़वाभाज्य संख्या। आइए सभी ने इसको समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा? ठीक है? प्रथम 4 सम संख्या लेना है तो प्रथम 4 को सम संख्या बताइए कौन होता है? 2, 4, 6, 8 प्रथम 4 यही ना सम संख्या होगी। इसका माध्य निकालना है तो आंकड़ों को जोड़ दीजिए और आंकड़ों की संख्या से भाग करिए। कितना है? तो 4 हुआ। 8 6 14 14 4 18 18 2 20 बटे कितना हो गया 4 तो कटाइए 30 का आएगा 5 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? आइए आप सभी ने इसको समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक परीक्षा में एक महिला के पास होने की प्रायिकता 1/6 है, उस महिला के फेल होने की प्रायिकता क्या होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है? देखिए, पास होने की प्रायिकता देखिए किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और उसके नहीं घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब है कि प्लस पीई प्लस पीई नॉट इस दोनों का योग जो होता है ना हमारा 1 के इक्वल होता है। तो घटना घटने की प्रायिकता हमको दे रखा है। कितना दे रखा है? पास होना मतलब घटना घटने की प्रायिकता। अब फेल होने मतलब घटना नहीं घटने की प्रायिकता। तो पास होने की प्रायिकता 1/6 दिया है। हमको निकालना है कि फेल होने की प्रायिकता यानी पीई नॉट का मान निकालना है। कितना बराबर है? 1 हो जाएगा। यहाँ से पीई नॉट का जब मान निकालिएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 ये आके इधर घट जाएगा यानी 1/6 हो जाएगा। घटा लीजिए 6 एकम 6, 6 में से 1 गया तो 5/6 हो जाएगा। ठीक है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। आई होप सभी ने इसको समझा होगा। ठीक है? तो देख सकते हैं आप लोग ये थे मॉक टेस्ट 3 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जिससे आपके पूरे चैप्टर से रिवीजन अच्छी तरह से हो गया होगा। आई होप सभी को इससे लाभ हुआ होगा और बहुत ही अच्छा आपको ये वीडियो लगा होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये आपको वीडियो कैसी लगी है और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि अपने चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, धन्यवाद।